चैनल साइंस लाजा एंड आई एम नमन। सॉरी मुझे संडे को वीडियो डालनी थी, लेकिन मैं आज डाल रहा हूँ ट्यूसडे को। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो ऑन डार्क एनर्जी। सो व्हाट इज डार्क एनर्जी? डार्क एनर्जी जो है वो एक टाइप की रिपल्सिव एनर्जी है जो कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है। ये हमारे यूनिवर्स में 68% है और बाकी का ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर। आप एक मायने में ये भी बोल सकते हैं यूनिवर्स तो एक्सपैंड करती है। यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसको ये दूर करती है क्योंकि स्पेस को एक्सपैंड कर रही है। इसको सबसे पहले रिसर्च की थी इसकी 1917 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकली, जिसे उस समय सर आइंस्टाइन ने नाम दिया था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी दिया है ना। लेकिन सर आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इस बेसिस पे लिया था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा इस बेसिस। लेकिन 1920s में जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये रिसर्च की थ्रू अ टेलीस्कोप कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तब ये कांस्टेंट हटा दिया है क्योंकि कांस्टेंट तो इस बेसिस पे था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब ये मैथमेटिकल रॉन्ग है। और साथ ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को डार्क मैटर से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया था और एक्चुअली इन्होंने अपनी फील्ड इक्वेशन में यूज़ किया था इसका, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। और साथ ही इन्होंने इसलिए यूज़ किया था सर आइंस्टाइन ने ताकि ग्रेविटी के अट्रैक्टिव फोर्सेस को समझ सकें। बट इन 1920s स्टोरी विल बी चेंज। सो एडविन हबल ने रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हर चीज़ दूर जा रही है। आफ्टर दिस ऑल ये पता चला कि मैटर का जो मेजर्ड अमाउंट है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में वो मास एनर्जी से कम है। इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। देन इन 1998 एक नया टर्म और आप ये कह सकते हैं नया चैलेंज फिजिक्स के लिए आया, डार्क एनर्जी। ड्यूरिंग इट्स ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चला कि गैलेक्सीज, क्लस्टर्स एक्सेट्रा सब एक दूसरे से लगातार दूर हो रहे थे। हमें इस एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत थी। हमें उस डिस्टेंस जो डिफरेंट साइज और स्केल्स में ऑब्जेक्ट में दिख रही थी उसके लिए भी हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत थी। देन आफ्टर सम ईयर्स वी गेट टू नो दैट डार्क एनर्जी, ग्रेविटी हम सब जानते हैं जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स। तो डार्क एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि हर चीज़ को दूर करती है। और सिर्फ यही नहीं, ये हर बार एक्सेलरेट होती है, यानी कि हर बार एक्सपेंशन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एक्सेलरेट होती है। इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टाइप IA सुपरनोवा विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1997। ये जो टाइप IA सुपरनोवाज होते हैं ये एक्चुअली वाइट ड्वार्फ से बनते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो अगर हम लोग टाइप IA सुपरनोवाज की डार्क मैटर के टॉपिक में बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग को इसलिए इसके ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूरत थी क्योंकि हमें ल्यूमिनोसिटी को समझना था। अब ल्यूमिनोसिटी कैसे, अब वो हम लोग आगे जाएंगे। देन इन 1998 इसी टाइप IA सुपरनोवाज को 3 लोगों ने रिसर्च किया। 2 थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडम राइस, सॉल परलमेटर और ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर ब्रायन समिट। इन 2 टीम ने 8 टेलीस्कोप जो कि केक ऑब्जर्वेटरी और MMT ऑब्जर्वेटरी के थे उनको यूज़ किया और टाइप IA सुपरनोवास को स्टडी करना शुरू किया। और कब के थे ये टाइप IA सुपरनोवा? जब हमारी यूनिवर्स का साइज सिर्फ 1/3 था आज की यूनिवर्स की कंपैरिजन में, यानी कि बिल्कुल शुरुआत। अब आप कहेंगे इतने पुराने सुपरनोवास हाउ वी कैन ऑब्जर्व इट। जैसे आपने बहुत सारी क्राइम फिल्म्स में देखा होगा, अगर कोई मर्डरर किसी का मर्डर करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके सबूत रह जाते हैं। वैसे ही ये जो होते हैं इनकी लाइट्स हमारे CMB में सेव हो जाती है, इस तरह बोल सकते हैं। CMB मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से हम इन टाइप IA सुपरनोवास की ल्यूमिनोसिटी और इनके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो क्या हुआ, जब ये तब के सुपरनोवा थे जब हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी नहीं थी, मींस डार्क एनर्जी इज नॉट डोमिनेंट इन आवर यूनिवर्स। और
हमें ये पता क्या चला, ल्यूमिनोसिटी अगर कम हो रही थी यानी कि डार्क मैटर है हमारे यूनिवर्स में, यानी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, उसके हाथ में टॉर्च है, वो अगर धीरे धीरे पीछे जा रहा है तो टॉर्च की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि वो दूर जा रहा है। बिल्कुल सेम इस तरह अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि जो ब्राइटनेस जिस सोर्स से आ रही है वो तो कहीं नहीं जाएगा यूनिवर्स में, स्पेस बढ़ेगा, वो जिस स्पेस के एरिया में था वो स्पेस उसको पीछे लेके जाएगा। इस वजह से अगर ल्यूमिनोसिटी कम हो रही थी उस टाइप आई सुपरनोवा की, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था। ये डार्क एनर्जी के एविडेंस को पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें से एक है वीक लेंसिंग। अब ये वीक लेंसिंग क्या होती है? वीक लेंसिंग एक्चुअली इस तरह होती है, जैसे आपने बचपन में रेयर फ्रैक्शन पढ़ा होगा, जिसमें अगर पानी में लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है। बिल्कुल सेम इस तरह होता है। जब गैलेक्सीज की लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे लाइट वो बेंड हो जाती है और फिर बेंड होकर उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट में चली जाती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सीधे सीधे हम कहें तो गैलेक्सीज एक्सपैंड होती हैं, यही है वीक लेंसिंग। ये तो हो गया पहला। सेकंड वे क्या है? हम लोग यूनिवर्स के वॉल्यूम को मेजर करेंगे। अब वॉल्यूम को कैसे? अब जितना वॉल्यूम पहले था, मान लीजिए कि ये 2 फीट का डब्बा है, ठीक है, वो डब्बा बस बढ़ता ही जा रहा, उसमें मैटर तो उतना ही बना रहेगा। अगर एक स्टार खत्म हुआ तो दूसरा स्टार बनेगा, इस तरह से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स दैट आवर डार्क एनर्जी इज रियल। और डार्क एनर्जी को करने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी है। हम लोगों को डार्क एनर्जी के प्रेशर को इसकी एनर्जी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे और कह सकते हैं इसका रेशियो करेंगे। अगर आंसर -1/3 से कम है, इट मीन्स कि डार्क एनर्जी में नेगेटिव प्रेशर है। और दूसरा, ये ग्रेविटेशनली सेल्फ रिपल्सिव है, इट मीन्स ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं। इससे भी सिंपल डिफिनेशन अगर आप पूछो तो मैं बताऊंगा वैक्यूम एनर्जी, जो कि मैथमेटिकली वैक्यूम एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के इक्वल है। अब आप कहोगे नमन ने तो अभी बताया कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हटा दिया गया था क्योंकि ये इस बेसिस पे था कि हमारी यूनिवर्स स्टैटिक है, बट टुडे वी नो आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। बट लिसन, अगर हम लोग वैक्यूम एनर्जी को क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल को समझने के लिए होती है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैक्यूम एनर्जी क्वांटम फ्लक्चुएशन से बनती है। अभी क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? अगर कोई एंटी मैटर मैटर एक से लड़ते हैं, एक्सप्लोड होते हैं तो एनर्जी बनाते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। नॉट सो टफ देन। जो कॉस्मोलॉजिकल वैक्यूम एनर्जी की डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 अक्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन अगर हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से देखें तो इसकी डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻110 अक्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहीं ख़त्म नहीं होती हमारी कहानी। एक और पॉपुलर थ्योरी है जिससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट वैक्यूम एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2, इट विल बी, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बताएं, कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आपको अगर मैंने आपको इस वीडियो में कुछ भी बताया यू कैन आस्क, और आपको ना समझ आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स माई चैनल। बी क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।